हेलो एवरीवन, वेलकम टू DICS 8 जुलाई 2020 के MCQs हमारे पास रेडी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट? द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट एम्पावर्स सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एंड स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड टू क्लोज अ डिफॉल्टिंग इंडस्ट्रियल प्लांट। Second, the Air Prevention and Control of Pollution Act also includes noise pollution into the regulatory framework. So हमें पूछा गया है which of the following statements are correct. तो इसका आंसर क्या होगा? So basically the amendment of 1988 of this act empowered CPS, SPSB, SPSB, SPCB and CPCB to close any defaulting industrial plant. ठीक है। सो ये ओरिजिनल लॉ में नहीं था, बट 1988 का जो अमेंडमेंट है, एक्ट है, उसके अंदर ये पर्टिकुलर प्रोविजन एग्जिस्ट ऐड किया गया। सेकेंड स्टेटमेंट, द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट ऑल्सो इंक्लूड्स नॉइस पोल्यूशन इनटू द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। अब इसके बारे में इशू ये है कि इंडिया के पास ऐसा कोई स्पेसिफिक लेजिस्लेशन नहीं है जो नॉइस पॉल्यूशन से डील करता हो, लेकिन जो एयर एक्ट 1987 का अमेंडमेंट है उसके अंदर हमने नॉइस पॉल्यूशन को इसके अंदर ऐड किया। सो दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट विल बी करेक्ट। तो ये वाला तो करेक्ट है ही, और ये वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट है कि एयर एक्ट के अंदर नॉइस पॉल्यूशन का रेगुलेशन होता है। हमारे पास नॉइस पॉल्यूशन के लिए कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं है। सो आंसर इज सी, बोथ 1 and 2। अब ये पर्टिकुलर क्वेश्चन इसलिए पुट ऑन किया गया है क्योंकि हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट ने 62 शो कॉज नोटिसेस जो महाराष्ट्र पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने इशू किए थे टेक्सटाइल यूनिट को, वो नोटिसेस स्टे कर दिए हैं, उनके ऊपर स्टे ला दिया है। ठीक है। सो ऐसा एग्जाम में आ सकता है कि जो स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है और जो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उनके पावर्स क्या क्या होते हैं, और पॉल्यूशन के रिलेटेड जो भी लॉज हैं हमारे यहाँ पे, चाहे वो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट हो या वाटर एक्ट हो, एयर एक्ट हो, उन सब के बारे में आपको चीजें पता होनी चाहिए। Second question, the term nine dash line sometimes seen in the news, which of the following statement is correct about it? Nine dash line. So A है, it is a channel that separates Andaman Island from Nicobar Island. Second, it is a line of longitude that separates southern England from northern France. तो ये less likely लग रहा है because बहुत ऊपर है England and northern France. C है, it is a demarcation line used by China to claim major port parts of South China Sea. And D है, it is a channel that separates Minicoy Island from the rest of the Lakshadweep. So यहाँ पे बेसिकली ये क्वेश्चन डिजाइन इस तरीके से किया गया है टू क्रिएट अ कंफ्यूजन बिटवीन द ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। आपने 9 डिग्री चैनल के बारे में पढ़ा होगा, द 9 डिग्री चैनल। दिस 9 डिग्री चैनल सेपरेट्स मिनिको आइलैंड फ्रॉम लक्षद्वीप। सो 9 डिग्री चैनल होता तो आंसर वुड हैव बीन डी, लेकिन 9 डिग्री नहीं है, 9 डैश लाइन है। एंड 9 डैश लाइन इज बेसिकली डिमार्केटेड बाय चाइना to claim major parts of South China Sea. So answer will be C. ये क्वेश्चन में इसलिए था बिकॉज चाइना को लेके बहुत सारे आर्टिकल्स आते रहते हैं, एंड चाइना जो साउथ चाइना सी का मेजर पोर्शन क्लेम करती है, तो उसको लेके चाइना की स्ट्रैटेजी क्या है और चाइना कौन कौन से नॉमेनक्लेचर्स यूज करती है, वो सारी चीज़ें एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। ये आर्टिकल के बारे में आप सर्च करके इस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं। इट इज़ अ वंडरफुल आर्टिकल। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट अ मेंबर ऑफ एशियान? एशियान के मेंबर कौन सी कंट्री नहीं है? सो यहाँ पे अगर आपने एशियन के बारे में ठीक से पढ़ा है तो आपको आइडिया होगा कि मालदीव्स एशियन का मेंबर नहीं है। एशियन इज बेसिकली एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ठीक है। सो मालदीव्स बेसिकली साउथ ईस्ट एशिया में नहीं आता है, मालदीव्स साउथ एशिया में आता है, इसलिए एशियन का मेंबर मालदीव्स नहीं है।
अब एशियन के मेंबर कंट्रीज कौन कौन से हैं? सो म्यांमार है, थाईलैंड है, कंबोडिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, लाओस, वियतनाम, मलेशिया, फिलीपींस एंड ब्रुनेई. So in totality there are 10 countries. Again this question was asked because of जो साउथ चाइना सी क्लेम कर रहा है चाइना, उस साउथ चाइना सी की बाउंड्री बहुत सारे एशियन मेंबर कंट्रीज के साथ लगती है. सो एशियन इज क्वाइट कंसर्न्ड अबाउट साउथ चाइना सी. और रिसेंटली ये साउथ चाइना सी एंड एशियन कंट्रीज न्यूज में इसलिए भी हैं बिकॉज यूएस ने अपने 2 वॉरशिप्स साउथ चाइना सी में उतारे थे. ठीक है. Question number 4. Which of the following statements are correct about border road organization? Border road organization के बारे में क्या statement सही है? It works under Ministry of Road Transport and Highway. Road Transport Ministry के अंदर आता है वो. Second statement, BRO is engaged in road construction to provide connectivity to difficult and inaccessible regions only within the Indian territory. ठीक है. So क्या सही है क्या गलत है? हमको पूछा है सही. करेक्ट क्या है? सो ये पहला पर्टिकुलर स्टेटमेंट जो है ये गलत हो जाएगा. गलत इसलिए हो जाएगा क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज में नहीं आता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आता है. ऑब्वियसली मेजरली डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करता है तो इट हैज टू बी इन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस. ठीक है. तो ये जो बॉर्डर के इलाके हैं, जो डिफिकल्ट टेरेन्स है, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने का काम बीआरओ का होता है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन. दूसरा स्टेटमेंट ये कहता है कि वो सिर्फ इंडियन टेरिटरी में ही इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करता है. अब यहाँ पे ओनली लिखा है, तो मैंने अपने सेशन में बताया हुआ है आपको कि जहां पे ऐसे एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स आते हैं, ओनली, ऑल, ऐसे केसेस में 90% चांसेस है कि वो स्टेटमेंट गलत होगा. तो यहाँ पे हमारा ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है. अब ये गलत इसलिए है बिकॉज इन पास्ट बीआरओ हैज ऑल्सो क्रिएटेड वेरियस इंफ्रास्ट्रक्चर्स इन अदर कंट्रीज. फॉर एग्जाम्पल, एक दिलाराम जारंज हाईवे है अफगानिस्तान में. सो वो 2008 के अंदर बीआरओ ने क्रिएट किया था. फिर फारकोर एंड आयनी एयर बेसेस है ताजिकिस्तान में, वो भी बीआरओ ने रिपेयर करके रिस्टोर किए थे. ठीक है. सो ये कहना कि बीआरओ सिर्फ इंडियन टेरिटरी में इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करता है, ये गलत हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा नाइदर वन नॉर टू. ना ये वाला स्टेटमेंट सही है, ना ये वाला स्टेटमेंट सही है. ठीक है. सो आंसर विल बी नाइदर वन नॉर टू. अब ये पर्टिकुलर क्वेश्चन क्यों पूछा गया था? बिकॉज राजनाथ सिंह जी जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा था कि दारबुक शाइलॉक दौलत बेग ओल्डी का जो रोड है वो बीआरओ को अक्टूबर तक कंप्लीट करना पड़ेगा, एंड दैट इज व्हाई इट वाज इन न्यूज. ऑल्दो ये न्यूज आइटम इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बीआरओ क्या है, बीआरओ बहुत न्यूज में रहता है, तो बीआरओ इज द इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव. Question number 5. Which of the following statements are correct about countering America's adversaries through Sanction Act? काटसा. इसके बारे में क्या स्टेटमेंट सही है? पहला स्टेटमेंट है, इट इज अ लेजिस्लेशन पास बाय रशिया टू काउंटर मिलिट्री इन्फ्लुएंस ऑफ यूएसए. क्या ये लेजिस्लेशन रशिया ने पास किया है? दूसरा स्टेटमेंट है, इट इज अ यूएस फेडरल लॉ दैट इंपोजेस सैंक्शंस ऑन ईरान, नॉर्थ कोरिया एंड रशिया. सो अब यहाँ पे अगर आप इस एक्ट का नाम ध्यान से पढ़ें, काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट, सो अमेरिका की एडवर्सरीज जो एनिमीज होती हैं उनको काउंटर करने के लिए ये पर्टिकुलर लॉ पास किया गया है. तो वाई रशिया वुड पास सच अ लॉ? सो ऑब्वियसली ये वाला लॉ यूएस ने पास किया होगा. सो सेकंड स्टेटमेंट सही है, इट इज अ यूएस फेडरल लॉ दैट इंपोजेस सैंक्शंस ऑन ईरान, नॉर्थ कोरिया एंड रशिया. ठीक है. और पहला स्टेटमेंट है इट इज पास बाय रशिया, तो ये वाला स्टेटमेंट तो गलती हो जाएगा, गलती है. सो इसका आंसर है बी, टू ओनली. अब ये पर्टिकुलर एक्ट है क्या? एक्चुअली यूएस ने ये पर्टिकुलर लॉ पास किया है जिसके थ्रू नॉर्थ कोरिया, ईरान एंड रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाने की कोशिश की है. अब ईरान और नॉर्थ कोरिया के ऊपर सैंक्शंस क्यों लगाया? बिकॉज ऑफ देयर मिलिट्री प्रोग्राम्स. ठीक है. रशिया के ऊपर सैंक्शन लगाने का रीजन क्या है? यूक्रेन, जो क्रीमिया का एनेक्सेशन हुआ था उसकी वजह से रशिया के ऊपर
सैंक्शंस लगाए हैं। अब ये काम की बात ये है कि ये पर्टिकुलर लॉ न्यूज में क्यों है? ये लॉ न्यूज में इसलिए है बिकॉज यूएस ने इंडिया को वॉर्न किया था जब इंडिया ने रशिया के साथ S-400 डिफेंस सिस्टम परचेज करने का एग्रीमेंट किया था। बिकॉज यूएस इज ट्राइंग टू सैंक्शन रशिया, और अगर रशिया के पास से इंडिया कुछ परचेज करता है तो ऑब्वियसली इंडिया के ऊपर भी सैंक्शंस लगाए जा सकते हैं। सो इन सच अ क्रूशियल टाइम यूएस हैज वार्न्ड इंडिया कि भाई रशिया इज एन एडवर्सरी कंट्री टू यूएस, तो आप उनके साथ डिफेंस डील्स मत कीजिए। बट इंडिया हैज वेंट अहेड विद इट, और इंडिया को ये भरोसा है कि इस पर्टिकुलर लॉ के अंदर यूएस प्रेसिडेंट इज एम्पावर्ड टू ग्रांट एग्जेम्पशंस टू स्पेसिफिक कंट्रीज एंड डील्स। सो इंडिया को पता है कि यूएस प्रेसिडेंट इंडिया को इस पर्टिकुलर लॉ से एग्जेम्पशंस प्रोवाइड कर देंगे। ओके, सो बट स्टिल यूएस इज एडमेंट कि हम लोग सैंक्शंस लगाएंगे। इट इज अ मैटर ऑफ टाइम कि सैंक्शंस एक्चुअली लगते हैं कि नहीं लगते हैं, बट ये जो लॉ है ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। काटसा। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट रिसेंट स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट फॉर कॉर्पोरेट सेक्टर? कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए गवर्नमेंट ने जो स्टेप्स लिए उनके बारे में क्या स्टेटमेंट सही है? पहला है, द गवर्नमेंट इन बजट 2021, बजट 2021 रिलीज कब हुआ? फेब 20 में। हाँ, सो इट लेवाइड 2% इक्वलाइजेशन लेवी ऑन नॉन रेसिडेंट ई कॉमर्स एंटिटीज। Second statement, the government recently reduced corporate tax rate from 30 to 22% to reverse slowing economic growth. अब आप अगर नॉर्मल न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं, न्यूज़ वगैरह देखते हैं, तो ये वाला स्टेटमेंट तो आपको मालूम है कि करेक्ट ही है। इंडिया ने कॉर्पोरेट टैक्स रेट को रिड्यूस किया है फ्रॉम 30 टू 22%। इट इज़ नॉट इन केस ऑफ ऑल कॉर्पोरेट्स, लेकिन उन कॉर्पोरेट जिनका टर्नओवर 400 करोड़ से कम होता है उनके लिए किया गया है। ठीक है, तो इसमें भी कुछ कंडीशंस हैं, वो कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए। पहला स्टेटमेंट जो है वो थोड़ा सा आपको अलग लग सकता है कि भाई ये क्या है, इक्वलाइजेशन लेवी क्या है। एक्चुअली इक्वलाइजेशन लेवी का कंसेप्ट इंडिया में 2016 से आया है, और ये इक्वलाइजेशन लेवी क्या होता है कि ऐसी एंटिटीज जिनका इंडिया में फिजिकल प्रेजेंस बहुत कम होता है एंड दे आर मेनली एंगेज्ड इन डिजिटल बिजनेसेस। ठीक है, जैसे गूगल है। अब बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं इंडिया के जो गूगल पे एड रन करते हैं। ठीक है, तो वो गूगल को पेमेंट करेंगे। अब गूगल का यहां पे इमेजिन करिए, यहां पे कोई गूगल का ऑफिस नहीं है, तो इंडिया गूगल की जो इनकम हो रही है उसको टैक्स कैसे करेगा? सो दैट इज वाई इक्वलाइजेशन लेवी वाज लेवाइड। इक्वलाइजेशन लेवी जो 2016 में लॉन्च किया गया था, दैट वाज मेनली B2B, ऑन B2B ट्रांजैक्शन। मतलब अगर कोई गूगल को पेमेंट करता है, सपोज मिस्टर एक्स इज मेकिंग पेमेंट टू गूगल फॉर एड सर्विसेज, सो एक्स जब गूगल को पे करेगा तो साइमल्टेनियसली एक्स को गवर्नमेंट में एक टैक्स डिपॉजिट करना पड़ेगा, इक्वलाइजेशन लेवी, दैट यूज टू बी और दैट इज 6%। ठीक है, लेकिन अभी रिसेंटली ये जो 2% इक्वलाइजेशन लेवी है ये लगाया गया है ई कॉमर्स एंटिटीज पे, बट दोज ई कॉमर्स एंटिटीज हैज टू बी नॉन रेसिडेंट इन इंडिया। मतलब उनका इंडिया में कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं है, लेकिन फिर भी वो इंडिया के कंज्यूमर्स को गुड्स सप्लाई करते हैं। सो दोज ई कॉमर्स एंटिटीज विल हैव टू पे 2% इक्वलाइजेशन लेवी। मैं एक स्पेसिफिक इकोनॉमिक्स करंट अफेयर्स का एक कॉम्प्रहेंसिव वीडियो रिलीज करने वाला हूं इन द नियर फ्यूचर, तो उसके अंदर हम इसके बारे में और डिस्कस करेंगे। सो आंसर क्या हो जाएगा? ये वाला स्टेटमेंट सही है, ये वाला स्टेटमेंट भी सही है। सो आंसर इज बोथ 1 and 2। सेंटर ने क्लियर कट बोला है कि फॉरेन ई कॉमर्स फर्म्स पे जो इक्वलाइजेशन लेवी की जो डेट है जहां से वो अप्लाई होने वाला है उसको हम एक्सटेंड नहीं करेंगे, मतलब इट विल अप्लाई। क्वेश्चन नंबर 7, which of the following statements are correct about Asian Infrastructure and Investment Bank? AIIB के बारे में क्या स्टेटमेंट सही है? It is a multilateral development bank with a mission to improve social and economic outcome in Asia. सो इकोनॉमिक और सोशल आउटकम इंप्रूव करने की कोशिश करेगा ये इसका मिशन है इन एशिया। सेकेंड, इट
मेंबर कंट्रीज ओनली बिलोंग टू एशियन कॉन्टिनेंट। तो क्या सही है, ये पूछा गया है हमें। अब सेकंड स्टेटमेंट पे अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे ओनली लिखा हुआ है। मैंने बोला हुआ है आपको कि ये जो ओनली वाला वर्ड है ये 90% गलत होता है ये स्टेटमेंट, एंड दैट इज वाई दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ठीक है, लॉजिकली भी ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों, मैं बताऊंगा आपको। पहला स्टेटमेंट है इट इज अ मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक विद अ मिशन टू इंप्रूव सोशल एंड इकोनॉमिक आउटकम इन एशिया। इट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। अब ये जो AIIB है ये एक मल्टीलैटरल ट्रीटी के थ्रू फाउंड की गई है। इसका फाउंडेशन हुआ था 2015 में। ये हेडक्वार्टर्ड है इन बीजिंग। ठीक है, बिकॉज चाइना इज द मेजोरिटी शेयर होल्डर। मोर देन 25% इसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट है और जो वोटिंग पावर है दैट इज ऑफ चाइना। सेकेंड इज इंडिया विद अराउंड 7 to 8% ऑफ वोटिंग शेयर। सो इट हैज टोटल 97 अप्रूव्ड मेंबर्स वर्ल्ड वाइड। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे नॉन एशियन कंट्रीज भी हैं। तो ये कहना कि सिर्फ एशियन कॉन्टिनेंट्स के मेंबर होंगे इसके अंदर, ये गलत है। इसके अंदर नॉन एशियन कंट्रीज के भी मेंबर है। ठीक है, सो सेकंड वाला स्टेटमेंट गलत है, पहला वाला स्टेटमेंट सही है। आंसर इज ए। सो ए इज द आंसर, वन ओनली। सो रिसेंटली AIIB was in news because L&T इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी को AIIB ने $50 million दिए हैं। सो आपको AIIB के साथ एक और बैंक के बारे में पढ़ लेना चाहिए, दैट इज एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक अलग है, एशियन डेवलपमेंट बैंक अलग है। एशियन डेवलपमेंट बैंक एस्टैब्लिश हुई थी जापान के इनिशिएटिव से, और AIIB एस्टैब्लिश हुई थी चाइना के इनिशिएटिव से। ठीक है ना, इन दोनों के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। पहला स्टेटमेंट है इट इज एन ऑटोनॉमस एंड स्टैट्यूटरी बॉडी। yes, it is a statutory body, correct statement. Second, it gives the registration certificate to insurance companies in the country, obviously इसका काम वही है कि ये इंश्योरेंस कंपनीज को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स देती है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएंगे सी, बोथ 1 and 2, दोनों स्टेटमेंट सही है। अब इसके बारे में कुछ ब्रीफली बात करें तो इट इज द ओनली अपेक्स बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग एंड डेवलपिंग द इंश्योरेंस इंडस्ट्री इन इंडिया। इट इज एन ऑटोनोमस बॉडी। इट वॉज फॉर्म्ड बाय पार्लियामेंट एक्ट 1999। एक्ट का नाम भी यही था, IRDA 1999। IRDA 1999। ठीक है, मेजर 4 फंक्शन कौन से हैं इसके? टू प्रोटेक्ट राइट्स ऑफ पॉलिसी होल्डर्स इन इंडिया। दूसरा फंक्शन है गिव्स द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट टू इंश्योरेंस कंपनी। तीसरा है रिन्यूअल, मॉडिफिकेशन, कैंसलेशन ऑफ दिस रजिस्ट्रेशन। एंड चौथा है क्रिएट रेगुलेशन टू प्रोटेक्ट पॉलिसी होल्डर्स इंटरेस्ट। सो इंश्योरेंस सेक्टर को लेके जो भी इंडिया में पॉलिसीज वगैरह प्रिपेयर होती हैं वो भी IRDAI ही प्रिपेयर करेगा। सो वेरी सिंपल क्वेश्चन, आंसर इज बोथ 1 and 2। अब ये न्यूज़ में इसलिए था बिकॉज जो रीसेंट पेंडेमिक है उसको लेके हेल्थ इंश्योरेंस की जो लिमिट है वो IRDAI ने एक्सटेंड कर ली है। सो पहले जनरली ऐसा होता था कि मोस्ट ऑफ द हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज वर बिलो 5 लाख कवर, दे प्रोवाइडेड कवर बिलो 5 लाख ओनली। लेकिन अभी IRDAI की परमिशन से अगर इंश्योरेंस कंपनीज चाहें तो वो 5 लाख से ज्यादा का कवर भी प्रोवाइड कर सकती है, क्योंकि अभी IRDAI हैज रियलाइज्ड कि हेल्थ इंश्योरेंस की कॉस्ट जो है वो आने वाले टाइम में और ऊपर जा सकती है। सो इफ अ पर्टिकुलर पर्सन हु इज इंश्योर्ड एंड एन इंश्योरेंस कंपनी दे बोथ एग्रीज, तो 5 लाख से ऊपर की पॉलिसीज भी प्रोवाइड की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट मिड डे मील स्कीम। मिड डे मील के बारे में क्या स्टेटमेंट सही है? पहला स्टेटमेंट है इट वाज लॉन्च इन 1995 एज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम फुल्ली फंडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सो 1995 में लॉन्च की गई थी, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है और सेंट्रल गवर्नमेंट फुल्ली फंड करती है, ये बोला गया है।
सेकेंड स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स आर प्रोवाइडेड विथ हॉट कुक्ड मील विथ स्पेसिफिक न्यूट्रिशनल स्टैंडर्ड्स। और तीसरा स्टेटमेंट है द स्कीम कवर्स ऑल गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स। तो क्या सही है ये देखना है हमें। अब पहला वाला स्टेटमेंट जो है वो गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि 1995 में तो लॉन्च की गई थी, बट वो सेंट्रल सेक्टर स्कीम नहीं है, इट इज सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। स्पॉन्सर्ड स्कीम का मतलब क्या होता है, जो फंडिंग मैकेनिज्म होता है वो सेंटर और स्टेट के बीच में शेयर होता है, अकेले सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। सो वो सेंट्रल सेक्टर स्कीम नहीं है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स आर प्रोवाइडेड विथ हॉट कुक्ड मील्स विथ स्पेसिफिक न्यूट्रिशनल स्टैंडर्ड्स। ये स्टेटमेंट सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थर्ड स्टेटमेंट है द स्कीम कवर्स ऑल गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल। ये स्टेटमेंट भी सही है। अब एक्चुअली न्यूट्रिशनल स्टैंडर्ड्स की बात की जाए तो फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास के लिए 450 कैलोरीज का नॉर्म है एंड 12 ग्राम ऑफ प्रोटीन रिक्वायर्ड है। अगर सिक्स से एट्थ क्लास तक की बात की जाए तो 700 कैलोरीज का नॉर्म है और 20 ग्राम ऑफ प्रोटीन इज रिक्वायर्ड फॉर 6 to 8। ठीक है, और ये स्कीम जो है ये सारी गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड स्कूल को कवर करती है। इसमें जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस होते हैं, मदरसाज, मकताब्स, ये सब कवर्ड है। ठीक है, सो गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल बोथ आर कवर्ड। सो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो गया 2 and 3। न्यूज में इसलिए है बिकॉज बहुत मोस्ट ऑफ द स्कूल्स अभी क्लोज्ड हैं, उसमें गवर्नमेंट स्कूल्स भी आ गई। तो गवर्नमेंट स्कूल्स का रोल ये है हमारी सोसाइटी और इकोनॉमी के अंदर कि वो एजुकेशन तो प्रोवाइड करती ही है गरीब बच्चों को, एजुकेशन के साथ साथ जो उनकी न्यूट्रिशनल नीड्स हैं उनको भी सेटिस्फाई करती हैं। तो अगर स्कूल्स बंद हैं तो एजुकेशन तो कॉम्प्रोमाइज हो ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ में दे आर नॉट गेटिंग द रिक्वायर्ड फूड और न्यूट्रिशन। ठीक है, मेनली इन ट्राइबल एरियाज, मेनली इन पुअर एरियाज। सो इट इज और इट मे पोज अ बिगर क्राइसिस इन फ्यूचर। सो गवर्नमेंट शुड वर्क इट आउट कि अगर जब तक स्कूल्स बंद होते हैं तो उसके लिए कुछ ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म डिवाइस किया जा सकता है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, अरेंज द फॉलोइंग कंट्रीज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ से साउथ अरेंज करना है, कतर, ओमन, कुवैत एंड यमन। तो आइए देखते हैं क्या। सो यहाँ पे मिडिल ईस्ट का पूरा मैप दिया है हमने। सो इसका आंसर है 3124, दैट इज ए। दैट इज कि सबसे पहले आता है कुवैत, उसके बाद में आता है ओमान, सॉरी उसके बाद में आता है कतार, यस उसके बाद में है कतार, उसके बाद में आता है ओमान और उसके बाद में आता है यमन। सो आंसर इज 3124। सो मैप्स पढ़ना इसलिए जरूरी है कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस यूपीएससी प्रीलिम्स के अंदर आ सकते हैं। अब हमने स्पेसिफिक ये वाला रीजन कवर क्यों किया, उसके पीछे भी एक रीजन है, और वो रीजन ये है कि एक कुवैत ने एक रिसेंटली लॉ पास किया है और उस लॉ के तहत इंडियन पॉपुलेशन का परसेंटेज कुवैत के अंदर 15% से ज्यादा नहीं हो सकता है। सो एक्चुअली 1960s का अगर हम दौर देखें तो 1960s के दौर में जो ऑयल बूम आया था, उस ऑयल बूम के अंदर बहुत सारे इंडियंस कुवैत चले गए थे और अलग अलग गल्फ कंट्रीज चले गए थे टू वर्क। उसका फायदा उन गल्फ कंट्रीज को भी मिला और इंडिया को भी मिला इन फॉर्म ऑफ रेमिटेंसेस, इंक्रीज्ड रेमिटेंसेस। इंडिया इज द लार्जेस्ट रेमिटेंस रिसीविंग कंट्री जस्ट बिकॉज ऑफ दैट। ठीक है, तो अब अगर कुवैत बोलता है कि 15% से ज्यादा इंडियन पॉपुलेशन नहीं हो सकती है हमारी कंट्री में, इट इज जस्ट टू प्रोटेक्ट लोकल पीपल एंड देयर लाइवलीहुड। सो बहुत सारे कंट्रीज जो हैं वो अपने खुद के लोगों को पहले प्रायोरिटी देना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ जॉब्स, क्योंकि इकोनॉमिक डाउनटर्न है, जॉब्स नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। तो ऐसे में दे आर ट्राइंग कि जो कुवैत की लोकल पॉपुलेशन है उनको पहले प्रायोरिटी मिले एंड नॉट द आउटसाइडर्स। एंड दैट इज वाई as per an estimate 8 lakh Indians will have to return. ठीक है, so that this is an end of a dream and that is why Kuwait and the whole Gulf region is in news. So that is all from our side. Like, comment, share और subscribe कीजिए and please
गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक। अगर आप कुछ चेंजेस चाहते हैं इन पर्टिकुलर सेशंस में तो आप हमें लिख के भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।